Okay, dear students, now we have to discuss about moving coil galvanometer. शॉर्ट में इसे हम MCG भी कह सकते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दीज आर दी क्वेश्चंस जो जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए हैं, इनको भी करेंगे। बट ब्रीफ में पहले मैं आपको समराइज किए दे रहा हूँ क्या होता है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मीटर आ रहा है। मीटर का मतलब मेजरमेंट। तो ये क्या मेज़र करता है? ये करंट को मेज़र करता है और ये वोल्टेज को मेज़र करता है। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर ओनली करंट मेज़र करता है, ऐसा नहीं है। ये करंट भी मेज़र करता है और ये वोल्टेज भी मेज़र करता है। दूसरी बात, इसका जो रजिस्टेंस होता है इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ना बहुत ज़्यादा होता है न ये बहुत कम होता है, मॉडरेट होता है। और इसी वजह से इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। सेंसिटिविटी बहुत कम होने का क्या मतलब है कि ये बहुत हाई रेंज का वोल्टेज और बहुत हाई रेंज का करंट मेज़र नहीं कर पाएगा। मॉडरेट करंट और मॉडरेट वोल्टेज होगा तो विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर मेजर किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर इसका मतलब इटसेल्फ एक वोल्ट मीटर भी है और इटसेल्फ एक अमीटर भी है, बट हाई रेंज का नहीं है। रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। तो ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसे अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, और दूसरा केस अगर इसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम सीरीज़ में जोड़ दें, तो जो ये बन करके आता है ये अमीटर होता है। और अमीटर हाई रेंज की करंट को मेज़र कर सकता है, या यू कैन से डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस हम इसकी रेंज को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में जोड़ दिया जाए तो जो हमें मिलता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये वोल्ट मीटर हाई रेंज का वोल्टेज मेजर कर सकता है, या यू कैन से विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी कैन टेक इट्स रेंज इन ओन कंट्रोल। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो जो ये गैल्वेनोमीटर होता है इसे जी को से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल में कर देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर का सर्किट सिंबल हो गया। और अमीटर का अगर हम सर्किट सिंबल का बात करें तो वो इस प्रकार से होता है, ए से रिप्रेजेंट होता है। वोल्ट मीटर का अगर हम बात करें तो वो इस प्रकार से होता है। जैसा कि आपने अभी नोटिस किया कि हम गैल्वेनोमीटर से अमीटर बना सकते हैं। कैसे? एक रेजिस्टेंस को जोड़ करके, कहाँ पर? पैरेलल में। ये हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। नाउ ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है एज अ होल, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं ए। मीन्स वी कैन से कि पैरेलल इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए किसका और किसका, गैल्वेनोमीटर का और जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है पैरेलल में जो आपने लगाया है इसको आप शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो शंट और गैल्वेनोमीटर का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालें तो अमीटर का जो है नेट रेजिस्टेंस निकल आएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने की। तो गैल्वेनोमीटर लिया मैंने, इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये एज अ होल जो है ये बिहेव करेगा एक नई डिवाइस के तौर पे, जिसे आप कह सकते हैं वोल्ट मीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ी बातें आपको समझनी होगी वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। सीरीज़ पैरेलल कभी कभी उल्टा हो जाता है। अमीटर की अगर बात करें तो अमीटर का पर्पस क्या है? करंट को मेज़र करना। और करंट आपको आइडिया होगा सीरीज़ में कांस्टेंट रहती है। दो रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज़ में लगाए हैं तो दोनों में ही करंट सेम टू सेम आएगी। और हमें पता है कि अमीटर से हम करंट मेज़र करते हैं। मतलब ये है कि हम
ये चाहेंगे ना कि एटलीस्ट जिस चीज़ को मेज़र करना है हमारे इंस्ट्रूमेंट में वही चीज़ एंटर करे, तो करंट सीरीज़ में चेंज नहीं होती है, इसलिए जो अमीटर है आपका वो सीरीज़ में लगता है। अब यहाँ से आई होगी कन्फ्यूज़न, अमीटर जो है वो सीरीज़ में लगता है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गैल्वेनोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो वो सीरीज़ में है। अमीटर इटसेल्फ सीरीज़ में लगेगा, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने का बारी आएगा तो जो रेजिस्टेंस लगेगा वो पैरेलल में लगेगा। ऐसी ही कहानी यहाँ पे है। जो ये वोल्टमीटर है ये वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज पैरेलल में चेंज नहीं होता है, इसलिए वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है ऑलवेज। बट लेकिन सीरीज़ वाला वर्ड भी है वोल्टमीटर के ही केस में। जब वोल्टमीटर को हम गैल्वेनोमीटर से बना रहे होते हैं तो जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो रेजिस्टेंस जो होता है वो सीरीज़ में होता है। अब यहाँ पर हमने सीरीज़ में अमीटर को लगा दिया, उससे करंट नहीं बदलेगी, लेकिन तब भी थोड़ी बहुत बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अमीटर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस सर्किट में टेक पार्ट करेगा, सर्किट के ओवरऑल रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, जिसकी वजह से सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो बदला तो करंट भी बदल जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट मेज़र करना है आपने उसके सीरीज़ में अमीटर को लगाया ये सोच करके कि कहीं ऐसा ना हो कि पैरेलल में लगाए हम और करंट बदल जाए, ये सही किया आपने। लेकिन सीरीज़ में लेकिन अमीटर का खुद भी तो कुछ रेजिस्टेंस हो, उसकी वजह से मेन करंट ही बदल जाएगी। तो मेन करंट ना बदले इसके लिए हम चाहेंगे कि RA अमीटर का रेजिस्टेंस ये एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, उससे मेन करंट पे फ़र्क नहीं आएगा। ऐसी ही रीजनिंग आप वोल्टमीटर में लगाएंगे तो पाएंगे क्या कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जितना ज़्यादा होगा आइडियली इनफाइनाइट होगा एंड प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा होगा। अब ये अचीवमेंट कैसे होगा? ये अचीवमेंट ऐसे होगा कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो एंड दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट ए के बराबर है। यू वांट ए अप्रोचिंग 0, हाउ इज इट पॉसिबल? जी का जो तो कुछ मॉडरेट रेजिस्टेंस है ना, अब आप चाहे रफ में कर लो चाहे इमेजिन कर लो, एक रेजिस्टेंस है जो है मान लो 1000 ओम का है, उसके पैरेलल में आपने 1 ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस, बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा? चाहे तो करके देख लो, यू विल नोटिस कि 1 ओम से वो वैल्यू जो होगी कम होगी। होता क्या है कि पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है वो लेसर देन लीस्ट होता है। जो लोग पैरेलल में ज्वाइंट हैं उनका जो वैल्यू है उसमें से जो लीस्ट है इक्विवेलेंट उससे भी कम होता है। तो जब आपने 1000 ओम का और 1 ओम का पैरेलल में लगाया तो जो इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों में जो कम है 1 ओम, ये कम है उससे भी कम आएगा। मतलब इफ़ वी वांट ए very less, what we can do nothing with G, but we can do something with R. If we reduce R, if we take R very low, then A will be less than that value, even you can say very low. So यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस लगाते हैं ये बहुत स्मॉल होता है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, ये आप कमेंट करिएगा। गैल्वेनोमीटर से हमें अमीटर बनाना है, हम क्या कर सकते हैं? सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाएं या पैरेलल में लगाएं, ठीक है। अब सीरीज़ में लगाएं तो भी दो बातें हो सकती हैं ना। सीरीज़ में जो हम लगाएं वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। सीरीज़ एंड हाई, सीरीज़ लो, पैरेलल हाई, पैरेलल लो, ये 4 ऑप्शन हैं। आपको ये कमेंट में बताना है कौन सा सही होगा। क्लियर हो गया होगा कि इफ़ यू वांट टू मेक अमीटर वी वांट अ रेजिस्टेंस विच इज़ वेरी लो and should be applied in parallel. This is in case of ammeter. Now think what will be for galvanometer.
गैलोरीमीटर टू अमीटर, ये आपको बताना है। तो ये मैंने आपको कन्वर्जन के बारे में बता दिया। देखा जाए तो मैं मुद्दे से भटक गया हूँ, मुद्दे से भटका नहीं हूँ। इस हेडिंग के 2 सेगमेंट थे, उसमें से दूसरा वाला सेगमेंट पहले कवर करा दिया मैंने गैलोरीमीटर की मदद से जो अमीटर और वोल्टमीटर बनता है उसके बारे में चर्चा पहले कर ली है। इटसेल्फ गैल्वेनोमीटर कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा हमने अभी तक नहीं करी है, उसको भी करेंगे। बट इस कहानी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपके एग्ज़ाम में, उसे कर लिया जाए। कह रहे हैं गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, जी की वैल्यू बताई इन्होंने, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि 20 मिली एम्पियर की करंट से गैल्वेनोमीटर के अंदर जो निडल है वो पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। डायग्राम बना के अगर बात कर ले तो ऐसा है कि ये जी है और जी की वैल्यू 30 ओम है, और जब आप इसमें से करंट पास कराते हो तो जो इसकी सुई है ये मैक्सिमम सपोज करिए 180 तक घूम सकती है, तो ये घूम जाती है, ठीक है। कितना करंट पास कराने पे? 20 मिली एम्पियर। इससे ज़्यादा मतलब आप पास कराओगे तो क्या दिक्कत है? इससे ज़्यादा पास कराओगे तो दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन ये आपका इंस्ट्रूमेंट अब सेंसेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि काइंड ऑफ दैट कि इमेजिन करिए ऐसा कि करंट आप बढ़ा रहे हो, आई बढ़ा रहे हो, थीटा बढ़ रहा है, आई बढ़ा रहे हो, थीटा बढ़ रहा है। लेकिन जब आई की वैल्यू 20 मिली एम्पियर हो गई, आई की वैल्यू 20 मिली एम्पियर हो गई, तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। फॉर एग्जांपल हियर इट इज़ 180। आफ्टर दैट आप आई बढ़ाइए, थीटा नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंट सेंसिबल नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, अप टू 20 मिली एम्पियर तक है। और यहाँ से ये भी क्लियर हो गया होगा कि सेंसिटिविटी निकालेंगे कैसे। यहाँ पर आप कह रहे हो कि 0 है सेंसिटिविटी, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हो कि सेंसिटिविटी यहाँ पर 0 नहीं है, तो कितनी है उसके लिए क्या कोई फार्मूला हो सकता है? आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसिटिविटी शुड बी डिफाइन लाइक थीटा बाई आई। थीटा बाई आई हियर इज सेंसिटिविटी, एंड फॉर दिस पोर्शन यहाँ पे जो थीटा है वो चेंज नहीं हो रहा है। थीटा हियर इज चेंज जो हो रहा है एंगल में, और आई ये करंट में। तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि स्लोप 0 हो गया है, सो इंस्ट्रूमेंट सेंसेबल नहीं है। फिर आगे बात करेंगे, कह रहे हैं इफ़ अ मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर हमें मेज़र करनी है। गैल्वेनोमीटर के साथ दिक्कत यह है कि अभी आप 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा की करंट पास कराओगे तो थीटा चेंज नहीं होगा, मीन्स इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेंसिबल, बट वी नीड हियर टू मेजर 3 एम्पियर। फॉर दैट पर्पज व्हाट वी नीड टू डू, मतलब हमें यहाँ पर अब करंट की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। जो अभी फ़िलहाल अप टू 20 मिली एम्पियर है, हमें उसको 3 एम्पियर तक ले जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लिया गैल्वेनोमीटर और हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाया, और वो रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया कि बहुत कम होना चाहिए, एज मिनिमम एज पॉसिबल। ये यहाँ पर मैंने R के बराबर मान लिया, शायद इसकी ही वैल्यू निकाल ली है। फिर कह रहे हैं कि हमें मेज़र तो 3 एम्पियर ही करना है, मानेंगे नहीं आप। इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप 3 एम्पियर ही मेज़र करना चाहते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर भी रिजिड है। वो अपने अंदर से अगर 20 मिली एम्पियर से ज़्यादा की करंट गुजार दिया तो उस वो के अंदर का डिफ्लेक्शन इंक्रीज नहीं होगा। मतलब फॉर दिस गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम दिस मच अमाउंट ऑफ करंट कैन बी पास्ड, बट वी वांट टू मेजर दैट, हाउ इज इट पॉसिबल, इफ़ व्हाट विल हैपन। ये 3 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 3000 मिली एम्पियर। इस 3000 में से 20 मिली एम्पियर यहाँ चली जाए, लेकिन बाकी बची कोई ले ले। ये जो नीचे रेजिस्टेंस लगा है ये 2980 मिली एम्पियर की करंट अगर अपने अंदर से जाने दे तो ये 20 मिली एम्पियर की करंट अपने अंदर से जाने देगा, और ये मेन जो है 3 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं आगे कि इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख लो। कह रहे हैं कि बताओ रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फॉर दिस पर्पस, ये कितना रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर आप सोचो, अब सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें R की वैल्यू 30 है और I की वैल्यू इतनी है, और इसमें R की वैल्यू नहीं पता है और I की वैल्यू इतनी है।
कोई मुश्किल है क्या? सोचो तो सही, दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में जितना v इसमें होता है उतना ही v इसमें होता है, और v बराबर आई आर होता है, तो I1 R1 बराबर I2 R2 हो गया। I1 की जगह 20 और R1 की जगह 30 और I2 की जगह 2980 और R2 ये R के बराबर है और हमें इसे निकालना है। तो यहाँ से आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर दिया जाए तो 20 गुणे 3, ये शायद आपका, मैं 2 से कैंसिल कर देता हूँ, ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9, तो ये हो गया 30/149। यही आंसर है आपका। और कह रहे हैं यहाँ बताओ कितना आएगा, 30/149 यानी 149 हियर विल बी द आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको कन्वर्जन वाला जो पार्ट है कवर करा दिया। नाउ अब हम सीखेंगे कि ये कैलोरीमीटर के अंदर असल में क्या खिचड़ी होती है, इसको जानना ज़रूरी है। तो लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड ओवर हियर। गैलोरीमीटर के अंदर की कहानी जाननी है, बहुत ज़्यादा डीप में जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसके अंदर समथिंग जो पिक्चर है वो रफली हमें क्लियर होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि करंट आप जब पास कराते हो तो यहाँ जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्ट करती है, और ये जो थीटा होता है डिवाइड बाई आई होता है, इसी को हम कहते हैं सेंसिटिविटी। दरअसल सेंसिटिविटी भी 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर CS का मतलब है करंट सेंसिटिविटी, लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस हम करंट पास ना कराएं, हम इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो भी बात तो वही है ना। जब गैल्वेनोमीटर में मैंने कहा कुछ रेजिस्टेंस होता है और आपने इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज दिया, तो भी इसमें करंट तो फ्लो कर ही जाएगी। तो ये हो जाएगा VS, यहाँ जो V आप लगा रहे हो उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा, इफ़ वी टेक थीटा बाई आई, नो थीटा बाई V, देयर इट विल बी VS। VS हियर इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी 2 प्रकार की है। कैन वी रिलेट दिस टू? थिंक अबाउट दैट। जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पर जो आपका V है वो तो IR के बराबर होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है थीटा बाई आई, इसे आप CS कह सकते हो। तो यहाँ पे VS एंड CS आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर रिलेटेड। करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किसका आप समझ रहे होंगे ना, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। आप इसे चाहो तो G लिख लो, तो दैट विल बी द रिलेशन बिटवीन द सेंसिटिविटीज़। हमें असल में जानना है कि क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से जब हम करंट पास कराते हैं तो इसमें जो निडल होती है वो घूम जाती है। ये कहानी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाई गई पिक्चर पर बेस्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में आपको बताया गया है कि अगर कोई एक लूप है, ये सपोज करिए एक लूप है, ठीक है, और ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। सपोज करिए यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस लूप में करंट पास हो जाए तो इसमें टॉर्क आएगा और घूम जाएगी। तो इसके घूमने का हम एडवांटेज ले सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे एक शाफ्ट लगा दें। शाफ्ट मतलब रॉड, और यहाँ पर आगे एक आप निडल लगा दीजिए। इस तरह से एक इसका डायल पैड होगा जो आपको बाहर से दिखाई देगा, और यहाँ पर एक सुई रहेगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल है और आप इधर से करंट इन एंड आउट कराओगे तो करंट इससे पास होगी और इस पे टॉर्क लगेगा, जिसकी वजह से ये घूम जाएगी। ये एक रफ मैकेनिज्म है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। डिटेल में कंस्ट्रक्शन वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, ओनली वर्किंग प्रिंसिपल इज सफिशिएंट। वर्किंग प्रिंसिपल इज व्हाट, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कॉइल होती है और वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। जब हम करंट पास कराते हैं तो कॉइल में टॉर्क लगने लगता है, जिसकी वजह से घूमती है, और हम उससे एक डंडा और डंडे से एक सुई लगा के रखते हैं। जब वो कॉइल घूमती है तो सुई भी घूमती है, वही हमें बाहर से दिखाई देती है। ठीक है, अब हमें इसके लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा। आप जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे कि जो थीटा है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा, तो आप परपेंडिकुलर फील्ड ऐसे ना बनाओ, फील्ड ऐसे कर लो, कन्फ्यूज़न आ सकती है। ये
तो फिर अब बचा क्या, डायग्राम में थोड़ा सा और बचा है, वो भी कर देते हैं कंप्लीट। ऐसे आपको एक मैग्नेट लेना है, उसका नॉर्थ बना देना है, और ऐसे लेना है, नहीं ऐसे लेना है और मैग्नेट का साउथ बना देना है। ये डायग्राम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो एक हल्का सा कट मार्क भी ले सकते हो। ये पूरा ही कट हो गया। हल्का सा कट मार्क क्यों लिया है, इससे 2 तार आपको निकाल लेने हैं करंट को इन एंड आउट कराने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो आपको दिख रहा होगा कि जो थीटा है वो 90 है। हो सकता है इस बात में आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसको हम क्लियर करेंगे EMI वाले पोर्शन में, क्योंकि इट लुक्स लाइक कि जो फीड लाइंस हैं आर इन द प्लेन ऑफ लूप, so that theta should be 0, but here I am saying it is 90. Absolutely correct. What exactly mean by theta, we will clear it in EMI या you can say flux. तो यहाँ पर फिलहाल आप बिना आर्गुमेंट के थीटा 90 मान लें तो बेहतर होगा। तो टाउ का फॉर्मूला हो गया MB। ठीक है, नाउ यहाँ पर यही टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो आप स्प्रिंग वाली स्टोरी से भी निकाल सकते हैं। स्प्रिंग वाली स्टोरी क्या कहती है, स्प्रिंग वाली स्टोरी ये कहती है कि अगर हम एक स्प्रिंग लें और इस पर एक फोर्स लगाएं तो ये स्प्रिंग खिंचाती है, और F जो होता है प्रोपोर्शनल टू X होता है, हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, वो K के बराबर होता है। एंड यही वाली स्टोरी अगर हम क्या कहते हैं टॉर्क मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं रोटेटरी मोशन में बनाएं तो वहाँ पर क्या कहानी बनेगी कि एक हमारे पास में होती है रॉड या सॉफ्ट, ये मैंने सॉफ्ट बना ली। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक टॉर्क लगाएंगे। यहाँ पर इस को मैंने जानबूझ करके थोड़ा मोटा बनाया है। आप इसकी लेफ़्ट फेस को A लिख लो, राइट को B लिख लो, और आपने क्या किया इसमें ऐसे टॉर्क लगाया। तो जब टॉर्क लगाया तो जो A है वो घूम के B के पास आ जाए, B पर आ जाएगा, B घूम कर A पे आएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़े तब ये हो, लेकिन मान लो आपने उतना टॉर्क लगाया और A और B इंटरचेंज हो गए। ये रॉड घूमी नहीं है, इसमें टॉर्सनल इफेक्ट आया है। ये इस पॉइंट पर रॉड जो है पाइवोटेड है, फिक्स है, और नीचे वाले पॉइंट को आपने 180 डिग्री उंगलियों की मदद से मान लो ज़बरदस्ती रोटेट कर दिया। फिर जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे तो ये वापस ऐसे घूम जाएगी, ट्विस्ट ये आपने जो इसमें दिया है टॉर्क लगा के, अगर आप छोड़ दोगे टॉर्क, हटा दोगे एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये वापस घूम जाएगी, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर रहता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, सो हियर रिस्टोरिंग टॉर्क थिंक अबाउट दैट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आपको या फिर मतलब टॉर्क लगा के घुमाना है ना, तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना ज़्यादा आप इसमें ट्विस्ट देना चाहते हो उतना ही ज़्यादा आपको घुमाना पड़ेगा। आपने रस्सियाँ देखी होंगी, रस्सी उलझी रस्सियाँ होती है, हाथ से रस्सी को कुछ लोग सीधा करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप घुमाना चाहते हो, जितना ज़्यादा थीटा, जितना ज़्यादा ट्विस्ट दे रहे हो, टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो फिर जो कांस्टेंट आता है वो K नहीं होता है, वो C होता है। K का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका नाम होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। तो टाउ के 2 फार्मूले आ गए भाई, एक तो ये वाला फार्मूला जो 11वीं क्लास से था निकलना, और एक ये वाला फार्मूला जो 12वीं क्लास से निकला। इन दोनों को बराबर करा दो तो MB बराबर हो गया C थीटा। तो यहाँ से MNIA रखा जाएगा तो थीटा बाई I निकल आएगा। आई होप आपको ये पता होगा कि जो M होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये NIA के बराबर होता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक ही टर्न है, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे और भी टर्न होते हैं, एक और बना लो, एक और बना लो, लेकिन फिर वो डायग्राम हॉच पॉच हो जाएगा। ड्यू टू दैट इट्स अपील कि यहाँ n की वैल्यू 1 है, बट एग्जैक्टली मे बी 200 300 वट एवर बी दैट इन क्वेश्चन इट विल बी गिवन। नाउ यहाँ पर A आप समझ गए होगे, एरिया ऑफ द लूप, एंड B इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड I इट इज़ द करंट जो आप घुसाओगे और निकालोगे। तो यहाँ से क्या देखो, थीटा और I दोनों प्रेजेंट हैं, तो थीटा बाई I का रेशियो निकाल के देखते हैं, NAB/C आ गया। ठीक, यहाँ पर आपने नोटिस किया कि भाई वो वाली स्टोरी जो हम लोग गैल्वेनोमीटर में देखते हैं प्रूफ हो रही है।
गैलोरीमीटर में क्या देखते हैं कि जितना ज़्यादा करंट इन कराओ उतनी ज़्यादा नीडल डिफ्लेक्ट करती है। ठीक बात है, यहाँ से भी वही दिख रहा है। देखो जैसे आप करंट आई की वैल्यू ज़्यादा की है तो थीटा बढ़ जाएगा, लेकिन थीटा बाई आई इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट विल बी NAB अपॉन C। इसी का नाम हो गया करंट सेंसिटिविटी। क्लियर हो गया, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो मैंने आपको बताया ना, वो क्या था, वो था करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाई गैलोरीमीटर का रेजिस्टेंस। एक बार चेक कर लें, शायद उल्टा हो गया है। यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें अगर तो ये हो जाएगा थीटा बाई वी, और वी की जगह हो जाएगा IR, एंड थीटा बाई आई की जगह NAB अपॉन C हो जाएगा, देन R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक रिमार्केबल पॉइंट है जो बहुत बार पूछा जाता है कि अगर आप नोटिस करो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ाएं हम तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, है ना, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ाएं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। कुछ गलत है यहाँ पे। गलत क्या है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी, ये समझना है। दरअसल इस फॉर्मूले में, इस वाले में N और R ये जो दो लोग हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू N होता है। ताकि आपने यहाँ पे वाइंडिंग बनाई है, बड़ा तार लोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न आएंगे, और ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न आएंगे तो N बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा तार लोगे तो R बराबर रो L अपॉन A, एक ये भी तो फॉर्मूला आपने सुना होगा, तो लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न, उससे क्या होगा, N बढ़ेगा तो N बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, R प्रोपोर्शनल टू N होगा। ठीक है, अब यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू N है, R इक्वल टू सम कांस्टेंट C डैश बाई N, C डैश इंटू N मान सकते हो। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैन बी रिटन व्हाट, यहाँ पर R और N दोनों को आप डिलीट करके एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन सी AB अपॉन C देन C डैश। ठीक, यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है यू कैन रियलाइज कि रेजिस्टेंस पे या लेंथ पे या नंबर ऑफ टर्न पे, इन चीज़ों पे डिपेंड करती ही नहीं है। वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए आपको ये जो रॉड मिली है इसको ही बदलना पड़ेगा, तो C बदल जाएगा, और जो C बदल जाएगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बदल जाएगी, या कॉइल का एरिया बदल दो, या मैग्नेटिक फील्ड बदल दो। करंट सेंसिटिविटी ये चेंज करना हमारे लिए बड़ा आसान है। वो कैसे, आप इन सबको ना बदलो, ओनली नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, N बढ़ा दो, तो N बढ़ा दोगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन बताओ N बढ़ाने से क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी ये भी बढ़ जाएगी? नहीं, N बढ़ाओगे तो उसी प्रोपोर्शन में R भी बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑन इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी मस्ट इंक्रीज या मे इंक्रीज। आंसर है मे इंक्रीज। इफ वी आर चूजिंग N for increment of current sensitivity, then voltage sensitivity will not increase. But if we are selecting A, B and C for increasing current sensitivity, then these parameters are present in voltage sensitivity as well, and they will affect voltage sensitivity. So it is possible कि in a picture current sensitivity will increase या will change, but voltage sensitivity does not change. ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है, बार बार आती जाती रहती है, यहाँ पे भी पूछी गई है। अब आप क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं सबसे पहले स्टेटमेंट में कि टॉर्सनल कांस्टेंट की यूनिट बताओ। तो बताते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट की यूनिट। टाउ का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, अभी टॉर्क का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया, वो वाला फॉर्मूला बताओ जिसमें टॉर्सनल कांस्टेंट आता हो, क्योंकि मैंने लिखाया तो MB है लेकिन इसमें C नहीं आ रहा है, तो टाउ इक्वल टू C थीटा। यहाँ से C का डायमेंशन निकाल लेंगे। टाउ ये है MLT-2, ये हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाई L,
यानी F इंटू आर, ये टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क इज गिवन बाय F इंटू आर परपेंडिकुलर। C हमें निकालना है थीटा, ये एक एंगल है जिसकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती। ये बात भी बहुत बार पूछी गई है, क्या ऐसा संभव है कि यूनिट हो किसी का बट डायमेंशन ना हो? जी संभव है एंगल के केस में, बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर कुछ यहाँ लिख के m0 l0 t0 लिख सकते हैं। तो C का डायमेंशन आ गया है m l2 t-2। और अब आप देखें इन्होंने क्या दिया है, क्या सही है? बिल्कुल सही है, एक जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरा कह रहे हैं इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी में नेसेसरी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। इस पर हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है। आई डोंट थिंक कि डुप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं आप, संभव है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े तब जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहे हैं। सो ड्यू टू दैट करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी बट वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसी प्रोपोर्शनल में L और R ये भी बढ़ेगा। नाउ C पर बात करें, इफ वी इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न टू इट्स डबल देन वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? करंट सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा, मैंने अभी बता दिया। ये आपका जो है CS प्रोपोर्शनल टू N है, बट VS प्रोपोर्शनल टू N, दिस इज नॉट टोटली करेक्ट। VS प्रोपोर्शनल टू N बाई R एंड N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सो VS विल नॉट चेंज। डबल वोल्टेज सेंसिटिविटी रॉन्ग। इसके बाद में ये वाला है कि मूविंग कैलकुलेटर कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय इंक्लूडिंग संट। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये जो आगे लिख दिया ये गलत है। अगर आप वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए ताकि ओवरऑल मीटर का जो रेजिस्टेंस हो वो बहुत कम आए, लार्ज वैल्यू दिखाए, ये गलत है। यहाँ पर फिर कह रहे हैं करंट सेंसिटिविटी MCG डिपेंड इन्वर्सली ऑन नंबर ऑफ टर्न, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया CS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो ओनली हेयर टू स्टेटमेंट A एंड B आर करेक्ट। इतना ही है आज के सेशन में, बहुत लेंदी रहा है बट मैं कुछ इसमें कर नहीं सकता हूँ। अगर शॉर्ट मैंने करने की कोशिश करी या की होती तो फिर इतना बेहतर एक्सप्लेन नहीं किया जा पाता। ड्यू टू दैट मैंने इसे लेंदी ही होने दिया। कोई डाउट है आपको, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स आपका पूरा अधिकार है, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आप व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी समझ में आता है कर सकते हैं।